देखो सर, हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नेशनल इनकम। हम लोग का चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में आता है ना, हम लोग देखते हैं उसमें कि भैया हम लोग को सीखना होता है कि भैया नेशनल इनकम किसको कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है ना न्यूमेरिकल्स होता है, वो कौन सा होता है, कैसे निकलता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, नहीं बनता है, हम लोग इसको सीखना है। और इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। हम लोग को सीखना क्या है भाई, हम लोग को सबसे पहले समझना यह है कि भैया दो चार वर्ड है जिसको लेकर के स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और वो वर्ड कौन सा है सर? उसमें आता है जीडीपी, है ना। हमारे पास वर्ड कौन सा आता है? जीडीपी। अब जीडीपी में भी अगर गौर करें तो आप अक्सर गौर करते होंगे कि भैया कंफ्यूजन आता होगा कि भैया जीडीपी एफसी क्या है, कंफ्यूजन आता होगा कि भैया जीडीपी एमपी क्या है, कंफ्यूजन आता है हमारे पास क्या कि भैया हमारे पास एनडीपी के एफसी क्या है, हमारे पास कंफ्यूजन आता है भाई हमारे पास एनडीपी के बाद अगर बात करें तो हमारे पास एनडीपी एमपी क्या है। इसी प्रकार से हम लोग देखे होंगे कि हमारे पास आता है कि भाई जीएनपी क्या होता है, जीएनपी एफसी किसको कहते हैं, जीएनपी एमपी क्या होता है, एनएनपी एफसी क्या होता है, और एनडीपी एनएनपी एमपी क्या होता है ना। और सवाल उठा एक और चीज का कि भाई आखिर ये एफसी ही क्या है और आखिर ये एमपी ही क्या है ना। ये अक्सर क्या होता है ना भाई, हम लोग के पास इकोनॉमिक्स में जनरली स्टूडेंट्स भी होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता रहता है। तो अब ये होता क्या है ना, हम लोग यही बात इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने का काम करेंगे। तो इसको समझाने के लिए कि भैया ये सब कुछ है क्या, हम लोग सबसे पहले ठीक है हम लोग दो चार टेक्निकल वर्ड्स को सीखेंगे, और अगर वो दो चार टेक्निकल वर्ड्स अगर क्लियर हो गया तो ये सारा बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दो चार टेक्निकल वर्ड में आता है क्या भाई, तो दो चार टेक्निकल वर्ड में सबसे पहला टेक्निकल वर्ड आता है, वो आता है हमारे पास फैक्टर इनकम। होता है क्या? फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम क्या होता है? आप इसको फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हो। ये फैक्टर इनकम क्या होता है? दूसरा वर्ड जो सिंगल लाइक होगा वो आपके पास आता है क्या भाई, कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं। तीसरा वर्ड हमारे पास आता है भाई कि हमारे पास ये जो नाम है नॉर्मल रेसिडेंट, ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। और एक आता है हमारे पास क्या कि नॉन रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट क्या होता है। तो ये सब बेसिक टर्म अगर हम लोग सीख लेंगे, इतना बेसिक टर्म, तो हमको ये सब कुछ आसानी से समझ में आएगा कि भैया ये फॉर्मूला बना कैसे कैसे, क्या इसका क्या मतलब होता है, वो सब कुछ आप अपने आप क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले बात किसका करते हैं? फैक्टर इनकम की बात करते हैं। फैक्टर इनकम की अगर बात करें तो सबको याद होगा, हम लोग पढ़े होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो वो सारा कुछ जिसके बेसिस पे क्या होगा, प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो पाएगा, हम लोग क्या कहते हैं भैया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्यार से हम लोग लल्लो सी कहते हैं, है ना। हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? लल्लो सी कहते हैं, यानी LLOCE कहते हैं। जहां हमारे पास आता है लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, एंटरप्राइज, है ना, एंटरप्राइज कहलाता है। अब ये 5 चीजें जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम लोग जानते हैं कि भैया अगर आपको प्रोडक्शन करना हो तो प्रोडक्शन करने के लिए लैंड अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं होगा। और हम लोग इकोनॉमिक्स में ये बात पढ़े हैं कि भैया लैंड कहने का मतलब इकोनॉमिक्स में केवल जमीन नहीं होता। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग लैंड की बात करते हैं तो लैंड का मतलब क्या होता है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या कहलाता है? लैंड कहलाता है। मतलब अगर पेड़ भी है तो हमारे पास क्या है? लैंड है ना। तो यार लैंड का मतलब हो गया सारा नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, क्या कहला रहा है हमारे पास? लैंड। अब बिना लैंड के ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन होने वाला बात नहीं हो सकता। दूसरा आता है लेबर। हम जानते हैं भैया जो हम लोग बस लैंड अवेलेबल है, जब तक उसमें लेबर अपना जो है ना भैया मजदूर जो है हमारा मजदूरी अगर नहीं करेगा ऑब्वियसली बात है उसके लैंड का कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता सर। हम लोग तीसरा पढ़े हमारा ऑर्गेनाइजेशन, चौथा पढ़े हम लोग कैपिटल, पांचवा पढ़े एंटरप्राइज। अगर ये नहीं होगा तो भैया हमारा प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं, और उसको लोग प्यार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आप जानते हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स को इकोनॉमिक्स में लोग हाउस होल्ड्स कहते हैं। इसके ओनर्स को क्या कहते हैं? हाउस होल्ड्स कहते हैं। और ये हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर्स को दिया करते हैं ताकि वो उससे प्रोडक्शन करने का काम कर सके। अब अगर वो प्रोडक्शन करने का काम करेंगे तो प्रोडक्शन करने का काम प्रोड्यूसर करेगा, तो भैया ये जो हाउस होल्ड्स के पास ये लल्लो सी अवेलेबल है, ये जो हाउस होल्ड्स के पास ये जो लल्लो सी अवेलेबल है,
इनको इनका रिवॉर्ड मिलेगा ना, क्योंकि हाउस होल्ड्स क्या किए हैं, लल्लोसी दे दी है किसको, प्रोड्यूसर्स को। अब वो प्रोड्यूसर्स उसको यूज करने के बिहाफ पे क्या करेगा, इन रिटर्न इनको कुछ अमाउंट पे करेगा। अब क्या पे करेगा भाई, तो लैंड को यूज करने के बदले हम लोग जानते हैं कि भैया रेंट दिया जाएगा, जानते हैं लेबर को यूज करने के बदले वेजेज या सैलरी दे दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज की अगर बात करें, इसके बदले प्रॉफिट दे दिया जाएगा। और कैपिटल के अगेंस्ट हम लोग जानते हैं क्या होगा, इंटरेस्ट पे आउट हो जाएगा। अब अगर इन चारों चीजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये चारों चीज ही हमारे लिए क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे लिए, देने वाले के लिए फैक्टर पेमेंट, लेने वाले के लिए फैक्टर इनकम कहलाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट क्लियर हो गया, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो अमाउंट दिया या लिया जा रहा है उसको हम लोग फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहते हैं। क्लियर बात। दूसरा वर्ड हम लोग को सीखना है कौन, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है भैया, नॉर्मल तौर पर अगर मंडी बाबू में देखें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन। जैसे हमारा कंट्री का मैप देखे तो भाई हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन जो हम लोग को नजर आ रहा है, जनरली लोग इसको समझते हैं कि हमारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। बट इन इकोनॉमिक जब लोग डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब केवल ये हमारा ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन नहीं, बल्कि हमारे कंट्री का वो एरिया या हमारे विदेश की कंट्री का वो एरिया जिस पर हम आराम से हमारे पर्सन इजिली भैया वर्क कर सकते हो, जिस पे हमारा प्रोडक्ट इजिली क्या हो सकता है भैया, प्रोड्यूस हो सकता होगा, एक्सचेंज हो सकता होगा, कंज्यूम हो सकता होगा, जिस पे हमारे गवर्नमेंट का कंप्लीटली कंट्रोल होगा, जहां हमको कोई इंटरप्ट करने का काम नहीं कर सकता है। वो पर्टिकुलर एरिया चाहे हमारे देश की धरती पर हो चाहे विदेश में अवेलेबल हो, हमारे लिए क्या कहलाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल देखोगे तो इंडिया हमारा अगर मैप आप देखोगे तो इंडिया का सारा जगह पे भैया इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से कमांड नहीं कर पाता। कौन सा जगह पे कमांड नहीं कर पाएगा भाई, तो हमारे पास मान लीजिए इंडिया में अगर आपके पास फॉरेन एम्बेसी अवेलेबल होगी, मतलब इंडिया में मान लीजिए कि भैया हमारे पास क्या होगा, अमेरिका का एम्बेसी जो है ना अवेलेबल होगा। अब उस अमेरिका के एम्बेसी में क्या होगा ये इंडियन गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ये तय कौन करेगा, अमेरिकन गवर्नमेंट। तो वो एम्बेसी हमारी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन में आने के बावजूद इकोनॉमिक्स में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। और इसी प्रकार से अगर देखें हमारे पास भाई पाकिस्तान की अगर बात करें, भाई पाकिस्तान में भी मान लीजिए हमारे पास क्या होगी, एम्बेसीज होगी। अब यहां अगर एम्बेसी अवेलेबल होगी तो इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं होगा, वहां हमारा कंट्रोल होगा। तो ये पाकिस्तान में जो हमारी एम्बेसी अवेलेबल है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिंपल होगा कि भैया हमारी कंट्री में वो सारा एरिया या बाहर की कंट्री में वो सारा एरिया जब हमारे पर्सन गुड्स वगैरह इजिली मूव करेंगे, जब गवर्नमेंट का क्या होगा, कंट्रोल होगा, कोई हमारे पास दूसरी गवर्नमेंट का कोई इंटरप्शन नहीं होगा, हमारे लिए क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास। फिर आता है हमारे पास कि भैया हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट की अगर बात करें तो भैया नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंट्री में, यानी अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की बात करो, एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, अगर एक साल पूरा रह लेता है, एक साल मतलब उस साल का, एक साल बात हो रहा है जिस साल का हम लोग ये सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं, अगर वो पूरे साल 365 दिन इंडिया में अवेलेबल है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया में लाई कर रहा है, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट करने का मतलब उसका कंजम्पशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सचेंज होगा, है ना, प्रोडक्शन होगा, अगर वो इंडिया से कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, यहां नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको यहां पर, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, इससे कोई मतलब। लेकिन अगर इंडिया में दो बातें फॉलो करे, दोनों के दोनों बात फॉलो होना चाहिए। पहला कि भैया जिस साल का आप भैया नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकालने वाले हो उस साल 365 दिन इंडिया में रहेगा। दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। और दो में से अगर कोई भी सिचुएशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है, हम उसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें आता है ना NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, हर बस नॉन रेसिडेंट कहलाता है। अब आता है अगला बात कि भैया फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो फैक्टर इनकम था, हम लोग इसी को प्यार से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं। ठीक है बात। अब आता है मार्केट प्राइस। क्या होता है मार्केट प्राइस को समझने के लिए आप बहुत छोटा सा एग्जांपल के तौर पर आप किसी पर्टिकुलर जो है ना इलेक्ट्रिक स्कूटी की एग्जांपल ले लो।
आप लोग अक्सर देखते होंगे कि भैया इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको नजर क्या आता होगा कि आपको दो तरह का प्राइसेस वहां शो किया जाता होगा। एक प्राइस को आप देखते होंगे वहां पे लिखता होगा एक्स शोरूम प्राइस, एक लिखता होगा एक्स शोरूम प्राइस, और एक लिखता होगा ऑन रोड प्राइस। अगर एकदम आसान भाषा में समझाएं तो हम लोग क्या कहेंगे, दो प्राइस देखते हैं, एक देखते हैं एक्स शोरूम और एक देखते हैं ऑन रोड। वो जो एक्स शोरूम प्राइस होता है वो क्या होता है? एक्स शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो आप देखते होंगे वो एक्स शोरूम प्राइस आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट कैसे? क्योंकि उसमें रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट सब कुछ ऐड करके वो कॉस्ट बनाया गया होता है। लेकिन आप जैसे ही देखते होंगे एक्स शोरूम से आप पहुंचते होंगे ऑन रोड पर। ऑन रोड तक पहुंचने में आप देखते होंगे कि भैया आपको इसमें गवर्नमेंट का टैक्स लग जाता होगा, जिसको हम लोग अभी जीएसटी वगैरह कह दीजिए, जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हो। हमें यहाँ पे जीएसटी ना लेकर के बेटर वर्ड होगा कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है आप देखते होंगे कि भैया ऑन रोड प्राइस जाने पर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता होगा, उसमें जुड़ जाता होगा, तब ऑन रोड प्राइस बनता होगा। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात किए हैं तो आप देखते होंगे भाई हमारे कंट्री में इस पे क्या होता है, सब्सिडी भी मिलती है, और सब्सिडी अगर मिलती है तो हमारा ऑन रोड प्राइस क्या होता है सर, घट जाता होगा। उम्मीद आप देखते होंगे। तो घट जाता है तो उसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा दे रहे हैं किसको, सब्सिडी को। तो अब ये जो मेरा एक्स शोरूम प्राइस था, आप इसको क्या समझ रहे हो यहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट। और ये जो मेरा ऑन रोड प्राइस आया दैट इज माई, आप ऐसे सिंपल भाषा में समझो, है ना, कि एक्स शोरूम जो मेरे पास प्राइस आया वो मेरे लिए क्या आ गया, आपके पास फैक्टर कॉस्ट हो गया, और ये जो मार्केट प्राइस हो गया ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑन रोड प्राइस हो गया। तो अब सोचो कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं? हम फैक्टर कॉस्ट को ले रहे हैं सबसे पहले, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है मेरा क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, और सब्सिडी को क्या कर दे रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं। अब जो वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग प्यार से क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस कह दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं। यानी अगर हमको एफसी से एमपी पे जाना है तो सिंपली क्या ध्यान रखना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड कर देंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, लेस। और क्यों करेंगे, उम्मीद आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लियर कर लिए कि एफसी क्या है, एमपी क्या है, ठीक बात है। अब हम लोग सीखेंगे एक एक करके कि भैया ये जीडीपी क्या होता है, ये एनडीपी क्या होता है, और जीएनपी क्या होता है, और एनएनपी क्या होता है। उसके बाद तो हम लोग एमपीएफसी करते रहेंगे। अब जीडीपी क्या होता है, अक्सर आप यूं अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते रहते हैं भैया जीडीपी को लेकर के अक्सर हम लोग को सरकारें बेवकूफ बनाते रहती है। हाँ, अब बेवकूफ कैसे बनाते रहती है, अगर आप लोग जीडीपी का मतलब समझे तो समझ में आएगा बेवकूफ कैसे बनते हैं हम लोग। अब जीडीपी की बात करें तो सिंपल कहते हैं कि भैया हमारा ये डोमेस्टिक टेरिटरी देख लीजिए। अब इस डोमेस्टिक टेरिटरी, कौन वाला डोमेस्टिक टेरिटरी देखना है भैया, वो इकोनॉमिक्स वाला नहीं, ज्योग्राफिकल एरिया वाला देखिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी वो वाला हम नहीं देखेंगे, कौन वाला देखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया वाला देख लेते हैं। मतलब ये हमारा कंट्री का बाउंड्री लाइन ले लीजिए। अब कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्या वो केवल रेसिडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है? तो नहीं सर, रेसिडेंट के अलावा नॉन रेसिडेंट भी होंगे जो यहां पर प्रोडक्शन करते होंगे। तो आप रेसिडेंट के भी प्रोडक्शन को ले लीजिए और नॉन रेसिडेंट के भी प्रोडक्शन को ले लीजिए। पूरा इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन में जितना प्रोडक्शन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के द्वारा मिलकर किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज का, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में किया जाने वाला टोटल प्रोडक्शन को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लोग? अब अक्सर सरकारें हम लोग को जब जीडीपी बताती है ना, ये जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, कभी नहीं बताती कि भैया हमारा रेसिडेंट कितना किया, हमारा नॉन रेसिडेंट कितना किया। टोटल बताया जाता है ऑलवेज, जिससे हमको पता नहीं लगता कि भैया इंडियन सिटीजन था उसमें प्रोडक्शन करने वाला या इंडियन सिटीजन के अलावा कोई था, इसके बारे में कोई जिक्र होता नहीं। क्योंकि अगर इंडियन सिटीजन के अलावा अगर कोई कुछ कर रहा होगा प्रोडक्शन, तो उसका पूरा पोर्शन आपकी कंट्री को नहीं मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन कहां चला जाएगा, जहां से वो बिलोंग कर रहा होगा, जिसका हमारे ग्रोथ से पूरी तरीके से वास्ता तो, हाँ कुछ कंट्रीब्यूशन तो है, बट पूरी तरीके से वास्ता तो नहीं है। अब अगर बात को गौर करोगे तो जीडीपी समझ में आया कि भैया हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया पूरी इस पर्टिकुलर कंट्री का ये जो हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया दिख रहा है, इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जो दोनों प्रोडक्शन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, हम उस टोटल वैल्यू को प्यार से क्या कर रहे हैं, जीडीपी कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक। याद रखिएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्यार से हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो जीडीपी क्या था, क्लियर हो गया। अब यहां जो प्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ ऐसा होगा जो फिक्स एसेट्स के तौर पर प्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपके पास करंट एसेट के तौर पर प्रोड्यूस हो रहा होगा। और आप अकाउंट्स में बड़े हो
कि फिक्स एसेट के तौर पे जो चीज प्रोड्यूस हो रहा होगा उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है। तो आप क्या कीजिए, इस जीडीपी में, ठीक है, इस जीडीपी में आप जो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा होगा उसको आप घटा दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू आप लोग क्या होता है, घटता ही आप जानते हो। अब जो वैल्यू मेरे पास आएगा हम उसको प्यार से एनडीपी कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सिंपली कि भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिशिएबल अमाउंट जिसका होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जो वैल्यू आएगा हमारे पास क्या कहलाएगा? एनडीपी कहला जाएगा। ठीक है, अब आता है सवाल के साथ जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है सर? नेशनल प्रोडक्ट अब कहने का मतलब होगा अब अपने देश की बात होगी, इस पे हम लोग बात उसकी नहीं करेंगे जो हमारे पास नॉन रेसिडेंट है। अब आप एक बात बताइए, हमारा जो रेसिडेंट है वो कवाली हमारा ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन से कमाएगा? नहीं सर, ये तो हमारे पास जो बाहर की एमएससी वगैरह थी वहां से भी तो लेकर के आएगा, यानी फॉरेन से भी कुछ पैसा आएगा और यहाँ के जो लोग होंगे कुछ फॉरेन पैसा लेकर के भी चले जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इकोनॉमिक्स वाला, जिसको हम लोग डिफाइन स्टार्टिंग में किए, उस डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे रेसिडेंट के द्वारा, नॉन रेसिडेंट को नहीं लेना है, हमारे रेसिडेंट के द्वारा कितना टोटल प्रोडक्शन किया गया, उस टोटल वैल्यू को हम प्यार से क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं। उस टोटल वैल्यू को प्यार से क्या कहते हैं हम लोग? अब अगर जीएनपी ले तो हम किसका वैल्यू ले रहे हैं? रेसिडेंट का केवल, नॉन रेसिडेंट का नहीं। और अगर हम लोग जीडीपी लिए थे तो किसको लिए थे? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को ले लिए थे। तो अब अगर हम लोग क्या करें, इस जीडीपी में वो इनकम जो हमारे रेसिडेंट बाहर से कमा के लेके आए उसको अगर हम जोड़ दें तो बाहर से कमाएंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या कह देंगे इसको हम लोग? जिसको शॉर्ट फॉर्म लोग हम लोग कहते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको अगर जोड़ दे तो भैया रेसिडेंट और क्या कमाया था डोमेस्टिक टेरिटरी से वो पता लग जाएगा। और जीडीपी में चूंकि नॉन रेसिडेंट का भी इनकम जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है, हम उसको क्या करें, वो इनकम जो हमारा अब्रोड चला गया उसको क्या करें, घटा दे। तो यानी जिसको हम लोग कहेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जिसको हम लोग फीटा कहते हैं, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा इसको प्यार से कहेंगे जीएनपी। इसको प्यार से क्या कहेंगे? जीएनपी। ठीक बात है। अब ये जीएनपी तो क्लियर हो गया। अब जीएनपी के बाद हमको क्या जानना होगा? एनएनपी। तो सेम वही कहानी जो हम लोग जीडीपी के साथ किए थे। अगर इस जीएनपी में डेप्रिशिएबल एसेट्स जो आपके पास होंगे उसके डेप्रिशिएशन को अगर घटा दे तो जो आएगा इसको लोग कहेंगे एनएनपी। इसको लोग कहेंगे एनएनपी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हमारा एनएनपी आ गया तो हम लोग उम्मीदें क्लियर कर लिए कि जीडीपी क्या था, एनडीपी क्या था, जीएनपी क्या था, एनएनपी क्या था। लेकिन अभी हमारे पास तो वहां एफसी और एमपी का भी खेल है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। सबसे पहले यहां देखना कि मान लो आपके पास जीडीपी एफसी पूछ रहा है, तो जीडीपी एफसी का मतलब क्या हो गया? मतलब हमारे देश में रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट के द्वारा जितना टोटल प्रोडक्शन किया गया उसका फैक्टर कॉस्ट, यानी उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़े नहीं, उसमें हम लोग सब्सिडी को घटाए नहीं। अब मान लो कि आपको बोला कि आप जीडीपी एफसी से काम करो, आप निकाल लो जीडीपी एमपी। क्या निकाल लो? जीडीपी। तो भैया जी से जी तो है ये, डी से डी तो है ये, खाली हमको एफसी से एमपी ही ना कन्वर्ट करना है। एफसी से एमपी में कन्वर्ट करने के लिए अभी जो हम लोग सीखे कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो मेरा आ गया क्या? जीडीपी एमपी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं, एनआईटी भी कह सकते होंगे। ठीक है बात। अब यानी आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू हो गया जीडीपी एमपी। अब मान लीजिए आपसे पूछा कि भाई आप एक काम कीजिए, जीडीपी एफसी आपके पास दिया हुआ है और आपको बोला कि आप एक काम करो, आप निकालो एनडीपी एमपी। तो आप क्या करना, एक एक करके स्टेप ढूंढना। पहले जी से एन पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या देखें, डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए भैया, इसमें डेप्रिसिएशन को लेस कर दिए। तो जी से एन पहुंच गए हम लोग, स्टेप बाई सोच लो। तो जी से एन पहुंच गए, डी से तो डी पे रहना है। तो हम लोग यहां पर चूंकि अब एफसी से एमपी जाना है, एफसी से एमपी जाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किए, ऐड कर दिए और सब्सिडी को क्या कर दिए, लेस कर दिए। मेरे पास क्या आ गया, आराम से एनडीपी एमपी आ गया। अब इमेजिन करो
कि अगर क्वेश्चन में देगा कि भैया हमको क्या निकालना है यहां पर, तो भैया आपके पास जीडीपी एफसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीडीपी एफसी दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला कि आप एक काम करो, आप निकालो एनएनपीएफसी। क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको कहां जाना है? जी से एन पे जाना है। मतलब साफ क्या, आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे? आप लेस करोगे। मतलब क्या करोगे? आप डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। एफसी से तो एफसी पे जाना है, तो यहां इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का कोई काम तो नहीं है। अब आपको कहां जाना है? डी से जाना है एन पे। और डी से एन पे जाने के लिए अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि भाई आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करो और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या करो? लेस कर दो। आपका आ गया क्या? एनएनपीएफसी। अब यही इमेजिन करो कि सेम कॉन्सेप्ट होता कि आप जीडीपी एफसी से अगर आप एनएनपी एमपी जाने वाले होते तो क्या करते भाई? इतना स्टेप तो होता ही रहता, खाली एफसी से एमपी जाने के लिए कुछ हमको और लेना पड़ता। भैया अगर डेप्रिसिएशन घटा दे, फीफा ऐड कर दे, फीटा लेस कर दे, और अब यहां तक तो हम एफसी पहुंचे हैं, एमपी पहुंचाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दीजिए और सब्सिडी को क्या कीजिए। तो उम्मीद है कि हम लोग निकाल लेंगे एनएनपी एमपी। तो उम्मीद है अगर हम लोग 8 आइटम निकालने के लिए सोचे तो हम एक एक करके सबको कनेक्ट करने का काम कर सकते होंगे। कोई दिक्कत